नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। 2024 के लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल, महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में जानकारी देंगे, वहां के समीकरण के बारे में जानकारी देंगे। और ये ओपिनियन पोल मैं अब लेकर के क्यों आया हूं, पहले क्यों नहीं लेकर के आ गया? तब पहले इंडी अलायंस के गठबंधन का कौन कौन सी नई पार्टियां इन हो जाएंगी, इसके बारे में अंदाजा नहीं था। हालांकि अभी भी सीट शेयरिंग कितनी होगी ये हमने एक कैलकुलेशन किया है, उसी के आधारित पे। तो पुराने यूपीए में 4 नए दल नजर आ रहे हैं। पहला दल जदयू, जनता दल यूनाइटेड। दूसरा दल जो है वो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। तीसरा तृणमूल कांग्रेस। चौथा राजनीतिक दल जो पिछली बार इनके साथ नहीं था, वो समाजवादी पार्टी। लेकिन क्या तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जदयू मिलकर के उत्तर प्रदेश में कुछ चमत्कार दिखा देगी? इसका उत्तर अभी हम ढूंढ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पे सीधी टक्कर और सीधी फाइट है, लेकिन वहां पे यह समीकरण अब बदल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटें सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, संबल, बदायूं। यहां पे 6 जो ये मुस्लिम बहुल सीटें हैं, इनमें बदलाव क्या आया है वो समझना है। अमरोहा, बिजनौर और सहारनपुर, नगीना जाट दलित वोट बैंक का भी निर्णायक है। यह निर्णायक वोट जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। वहीं संभल और बदायूं में हिंदू एकजुटता है। फिरोजाबाद, कन्नौज, कभी यह समाजवादी पार्टी की गढ़ हुआ करती थी, लेकिन आज बीजेपी की गढ़ बनती जा रही है मजबूत। वही कारण है, मुस्लिम वोट बैंक अगर आप पाने की लालसा रखेंगे तो हिंदू वोट बैंक धीरे धीरे आपसे दूर होता जाता है। और यह बहुत बड़ा कारण है कि आज ये दोनों लोकसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ बनता जा रहा है। रायबरेली और अमेठी, इस गठबंधन में यही 2 सीटें समाजवादी पार्टी ऑफर कर रही है। और रायबरेली और अमेठी दोनों लोकसभा सीट ऑफर करने के बावजूद कांग्रेस हार सकती है। इसीलिए सोनिया गांधी विकल्प की तलाश। कौशांबी और श्रावस्ती, ये दोनों तो राजा भैया की जो है वो गढ़ है, लेकिन फिर भी यहां मुकाबला रोचक बीजेपी के फेवर में इसीलिए आ जाएगा क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो ये लोकसभा का चुनाव है और यहां पर वोट मोदी के नाम पे शिफ्ट हो जा रहा है। इसी वजह से चुनाव में ये रोचक स्थिति उत्पन्न है। आज की स्थिति को समझते हैं। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का जब पूजन हो जाएगा, मंदिर खुल जाएगा आम जनमानस के लिए, तब जो एक राम मंदिर की लहर है और दूसरी तरफ काशी, ज्ञानवापी और मथुरा का कोर्ट में चले जाना और हाई कोर्ट से सर्वे का आदेश मिल जाना, इन दोनों मुद्दों पे विपक्ष फंसा हुआ है। अगर मुस्लिम वोट बैंक पाना है तो उसे काशी विश्वनाथ और मथुरा दोनों का विरोध करना है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत यह है कि वो काशी विश्वनाथ पे तो उल्टा सीधा बोल सकती है, लेकिन मथुरा एक ऐसी जगह बन गई है जो गले की फांस है। आज की स्थिति में 80 लोकसभा सीटों में से निषाद पार्टी, अपना दल और इसके अलावे राजभर की पार्टी और बीजेपी मिला करके इन 80 लोकसभा सीटों में से 75 से 77 लोकसभा सीटें बीजेपी प्लस को मिलती हुई नजर आ रही है। यह उत्तर प्रदेश से मैं शुरुआत कर रहा हूं। यह स्थिति अपने आप में बड़ा रोचक है और इंडी अलायंस के लिए पहला झटका तो यही है, क्योंकि अगर बीजेपी प्लस या नरेंद्र मोदी बीजेपी की जो पार्टी है वो अकेले ही 272 का आंकड़ा छू लेगी तो आप रोकेंगे कैसे? अगला गुजरात। गुजरात में बहुत कुछ मेरे पास कहने को है नहीं। 26 लोकसभा सीटें और 26 की 26 लोकसभा सीटें बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। उसका 2 कारण है। अगर आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट को इंक्लूड भी कर देंगे तब भी बीजेपी का वोट शेयर 60% से ऊपर है लोकसभा में। आप इसको रोकेंगे कैसे? इस स्वीप को रोकना संभव नहीं है। दूसरा जो कारण है गुजरात के क्लीन स्वीप देने का कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों भारतीय जनता पार्टी से हैं और इसी वजह से उन्हें पता है कि एक गुजराती अस्मिता भी फैक्टर है। अब आते हैं राजस्थान।
अनफॉर्चुनेटली आपके पास राजस्थान में भी कहने को कुछ है नहीं। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 55% तक वोट शेयर मिलने के अनुमान है। 55%, दिस इज ह्यूज। 55%, ये क्यों है? अगर आप विधानसभा में ही कैलकुलेशन समझें तो ऐसी 28 विधानसभा सीटें थी जहां पे वसुंधरा राजे के बागी खड़े हुए थे, जिसमें 27 सीटों पे बीजेपी हार गई। 7 बागी सीटें, 117 प्लस 7 होते हैं लगभग आपके 125 हो गए। और अगर उसमें हम 28 में से 27 का आंकड़ा जोड़ ले तो 152 सीटें। 199 में से 152 विधानसभा सीटों पे बीजेपी का कब्जा होता अगर बीजेपी की इंटरनल फाइट नहीं होती। लेकिन वो स्टेट इलेक्शन था। लोकसभा इलेक्शन में इंटरनल फाइट काम नहीं करती, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पे वोट कर रहे हैं। और राजस्थान के आंकड़ों की तैयारी हमने विधानसभा चुनाव में ही कर ली थी। ये आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी राजस्थान में भी क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है। अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। 2 बार अभिषेक तिवारी शो पे भाऊ तोरशेखर सर आ चुके हैं इस एपिसोड के पहले। आपको याद होगा उन्होंने एक बड़ी मार्क करने वाली बात कही थी कि अभिषेक, इस अलायंस में सिर्फ बॉगी ही बॉगी है, इंजन नहीं है। तो क्या महाराष्ट्र में कोई इंजन, कोई फोर्स काम कर रहा है? ये हम समझेंगे ग्राफिक्स के जरिए। पहले तो ये ग्राफिक्स समझिएगा। आपको मैं बता दूं कि अगर आज महाराष्ट्र में चुनाव हो जाए, किसी भी न्यूज चैनल ने यह बात नहीं की है, मेरा मत है कि 40 से 42 सीटें कम से कम एनडीए जीत रही है। यानी रिमेनिंग 4 से सिर्फ 6 लोकसभा सीट ये महाविकास अघाड़ी जीत सकती है। वैसे हमारी फाइंडिंग्स तो ज्यादा हैं, 45 तक जा रही है, लेकिन इसमें भी अभी कोर्स करेक्शन चल रहा है, तो आप ग्राफिक्स पे मत जाइएगा। लेकिन फिर भी अगर ग्राफिक्स को समझेंगे तो 45 सीटों तक है। उसके भी लॉजिकल कारण है। ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है और पूरा महाराष्ट्र जो है वो अकेले अपने कंधों पर लोकसभा चुनाव में ये ढो सके, ऐसी कोई काबिलियत नहीं है। ये 2 फैक्ट्स आप याद रखिए। और मुस्लिम वोट का पूरी तरह से महाविकास अघाड़ी को शिफ्ट हो जाना, ये मुस्लिम तुष्टीकरण वाला एंगल शिवसेना, जो उद्धव शिवसेना है, उसको खा रहा है। क्योंकि मूलतः जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी उद्धव ठाकरे या बाला साहब ठाकरे ने जो बनाई थी उसके विपरीत है। यानी जो शरद पवार हैं उन्होंने अंततोगत्वा बाला साहब ठाकरे से बदला लिया है और शिवसेना को समाप्त करने के पोजीशन पे वो पहुंच गए। हालांकि उनकी पार्टी भी अजीत पवार समाप्त कर रहे हैं, यह समझना बहुत आवश्यक है। अब आते हैं बिहार में। बिहार बड़े रोचक स्टेज पे है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और भाजपा की एनडीए, इसमें जीतन राम मांझी का वोट शेयर क्या लेफ्ट, कांग्रेस, जदयू और आरजेडी को हरा पाएगा? बिहार सबसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। 21 सीटों पर तो एनडीए स्पष्ट रूप से आगे दिख रही है। 9 ऐसी सीटें हैं जहां पे जबरदस्त फाइट है और 10 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां पे महागठबंधन के आगे भारतीय जनता पार्टी नहीं टिकती। इसके भी कुछ वैलिड कारण है, इसके भी कुछ फैक्ट्स फाइंडिंग है, वो मैं आपको बताता हूं। आप लोग ग्राफिक्स देखिए। तिरहुत प्रमंडल की 8 में से 7 सीटें बीजेपी, एनडीए, 1 सीट महागठबंधन। तिरहुत प्रमंडल हमेशा सरदर्द रहा है राजद के लिए शुरू से और बीजेपी के लिए फेवरेबल, लेकिन ये जदयू की बर्बादी की कारण का शुरुआत तो नहीं है। 9 सीटें मिथिलांचल की, एनडीए 6, महागठबंधन 3, 4 सीटें सीमांचल की, महागठबंधन 3 और पूर्णिया वाला 1 सीट है जहां पे बीजेपी जीत सकती है। हालांकि ये कांटे की सीट है, बहुत कांटे की सीट है, बहुत नेक टू। अब 4 सीट मुंगेर भागलपुर रीजन में है। हाँ, यहां 2 सीट बीजेपी जीत सकती है, वो भी कांटे की टक्कर में है, 1 में पीछे ही है, और 3 सीट महागठबंधन। यानी यूं कह लीजिए 2-2 का मुकाबला हमने रखा है। चूंकि एक जगह बहुत कांटे का है, वहां पे अगर मोदी फैक्टर लग गया तो लग गया।
बाकी मुंगेर सीट, ललन सिंह जी आप संभल के रहिए, आपके पास मुंगेर सीट जीतने के लिए बहुत आपको तरकश में तीर रखने। 7 लोकसभा सीट भोजपुर और सारण में, 4 में एनडीए आगे, 3 में महागठबंधन आगे, 8 सीटें मगध की, 1 में बीजेपी आगे, 4 में जो है वो सीधे सीधे महागठबंधन आगे और 3 में कांटे की टक्कर। हालांकि मगध सीट में पाटलिपुत्र और जो पटना सिटी है वो हमने दे दिया है बीजेपी को, क्योंकि उसका जीतना लगभग तय है। जहानाबाद एक ऐसी सीट है जो फंसी हुई है, यहां पे चिराग पासवान, डॉक्टर अरुण कुमार और मोदी फैक्टर अगर लग जाता है तो वो सीट भी आपके हाथ में होगी। बिहार में अगर हम देखें तो एवरेज कैलकुलेशन बनता है 15 सीटें एनडीए और 15 सीटें महागठबंधन। यहां भी एनडीए का आगे होना बताता है कि आपके लिए सिरदर्द कम नहीं होने वाला। हिमाचल उत्तराखंड में बीजेपी हमारे हिसाब से स्वीप करने जा रही है, यहां कोई बहुत बात करने लायक है नहीं। लेकिन बंगाल पे आते हैं, बंगाल को इस ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। नॉर्थ बंगाल और इधर आ जाए तो मेहंदीपुर और जंगलबहार, यहां पे बीजेपी का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। मगर जो आप ग्रीन मार्क देख रहे हैं, इंडी के लिए बड़ा स्ट्रांग जोन है, बहुत स्ट्रांग जोन है, जहां पे चांसेस ही नहीं है। एटीएस रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी 20 सीट तक जीत सकती है, 18 से 20 कर लीजिएगा, और वहीं पे 22 से 24 सीटें इंडी अलायंस जीत सकती है। यानी 2019 को बीजेपी यहां रिपीट कर रही है। और आपको इसके 2 कैलकुलेशन समझने होंगे। बीजेपी अपना 17 सीट बिहार में भी बचा ले रही है और उत्तर प्रदेश में 10 से ऊपर सीटें एनडीए बढ़ जा रही है और बंगाल में भी अपनी सीटें रिटेन कर रही है। यानी बीजेपी को जो इंडी अलायंस हराना चाहती है वो इतना संभव नहीं है। वो क्यों है मैं बता रहा हूं। कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, ये चारों सीटें बीजेपी साफ रूप से दिखती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कहां जीतेगी और बता रहे, सीधी फाइट जो है, जहां पे एकदम अब स्लाइट एज। आप लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हैं आप, मालदा जोड़ रहे हैं। मैं बिल्कुल मालदा को जोड़ रहा हूं, उसके कारण है मुस्लिम वोट बैंक अगर 100% हो रहा है तो वहां पे साफ साफ एक नया रिफ्लेक्शन हिंदू वोट नजर आ रहा है। और स्लाइड एज में अगर जीत जाए तो अचंभित मत होइएगा। हालांकि मैंने इसको फिर भी तृणमूल कांग्रेस के लिए रखा है। 8 सीटें जो जीतती हुई साफ साफ नजर आ रही है, 7 सीटें तृणमूल कांग्रेस। उसमें कौन कौन है? हावड़ा, बशीरहाट, जाधवपुर, डायमंड हार्बर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। डायमंड हार्बर, कलकत्ता उत्तर, कलकत्ता दक्षिण, यहां साफ साफ जीत रही है। लेकिन बीजेपी कहां जीत रही है? दमदम, बैरककोपे और श्रीरामपुर। यानी भाजपा के लिए भी दरवाजे खुलेआम उतर रहे हैं। बीजेपी क्यों स्ट्रांग होती जा रही है बर्धमान में और दुर्गापुर में? बर्धमान में और दुर्गापुर में बीजेपी क्यों स्ट्रांग हो रही है? इसके कुछ फैक्ट्स फाइंडिंग है। हाईली नेगेटिव सेंटिमेंट अगेंस्ट टीएमसी राइज इन बीरभूम, बोलपुर आफ्टर टीएमसी लीडर अनुब्रतो मंडल वॉज जेल्ड। अनुब्रतो मंडल का फैक्टर वापस आ रहा है और बीजेपी के लिए जो स्ट्रांग काम कर रहे हैं वो इस वक्त विपक्ष के नेता और अधिकारी परिवार, वो उसका राइज तृणमूल कांग्रेस के लिए हेडेक है। ऐसे में जब अमित शाह की आपको प्रीवियस रैली याद होगी, जब प्रीवियस रैली हुई थी अमित शाह की, तो स्थितियां क्यों बदल गई थी। यह बंगाल का कंक्लूजन। बीजेपी 18 से 20, 22 से 24 तृणमूल कांग्रेस। तमिलनाडु स्टेट में कांग्रेस डीएमके के पास पाने को बहुत कुछ है, बीजेपी के पास कुछ खास नहीं है। बीजेपी को हमने यहां पे 1 सीट दिया है, वो भी बीजेपी आ जाए बहुत अच्छी बात। अब आते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों राज्य कमाल के राज्य हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में जबरदस्त विक्ट्री मिली अभी विधानसभा चुनाव में। ऐसा क्या है कि बीजेपी यहां पर स्ट्रांग हो रही है? बीजेपी दोनों राज्यों को मिला के 35 सीट जीत सकती है 40 में से। ह्यूज क्लीन स्वीप जैसी स्थिति। और इसी वजह से जो अब रियलिटी चेक है वो बताता हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण स्टेट हमने कवर कर लिए, राजस्थान कवर कर लिया, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। जो जीतने वाली सीटें हैं
कर्नाटक एक बचा हुआ है, वो कवर। कर्नाटक में बीजेपी की स्ट्रॉन्ग 18 लोकसभा सीटें हैं जहां पे कांग्रेस फाइट में भी नजर नहीं आएगी। तो इंडी अलायंस के लिए होपफुल होने वाले जो इंडी अलायंस के यूट्यूबर पत्रकार हैं उनके लिए सदमा है। मैं कुछ आपको सीटें देख रहा हूं, बहुत स्ट्रॉन्ग है यहां पर, ठीक है। धारवाड़, हावेरी, विजयपुरा, बांगाकोट, बीदर, रायचूर, उत्तर कन्नड़ा, शिमोगा, उडुपी, चिकमंगलूर, दक्षिण कन्नड़ा, दावनगिरी, तुमकुर, मैसूर कोडोलो, बेंगलुरु नॉर्थ, बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु साउथ। ऐसे में 2 सीटें बेल्लारी में भी एज पे है। चित्रदुर्गा में पहली बार बीजेपी एज पे मतलब पहले भी जीत चुकी है, एज पे ही नजर आ रही है। मांड्या में जेडीएस एज पे है, चिकबेल्लापुर में बीजेपी एज पे है, और कोलार में कहानी बदल जाएगी क्योंकि जेडीएस इस बार एज पे आने वाली है। यानी बीजेपी प्लस वापस 25 पे और मात्र 3 सीटें कांग्रेस को। अब मैं सीधा कंक्लूजन देता हूं वोट शेयर का। एनडीए को 44% वोट शेयर मिलेगा, 44% प्लस वोट शेयर पे इस वक्त एनडीए खड़ी हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या इंडी अलायंस के पास कोई चमत्कार है? मुझे लगता है कि इंडी अलायंस 2024 के चुनाव में भाजपा को कम से कम इस वक्त रोकती हुई नजर नहीं आ रही है। ये सुनामी है, ये लहर नहीं है, ये कहर है, कोहराम है। तो फाइनल कंक्लूजन जो हमारा है, बीजेपी के डन एंड डस्टेड बीजेपी प्लस 295 सीटें पे, इंडी अलायंस 91 सीटों पे डन एंड डस्टेड। इसमें सब टीएमसी, आम आदमी पार्टी वगैरह सब हैं, ठीक है। अदर्स के लिए 40 सीटें। अब 77 ऐसी सीटें हैं 295 के अलावे जहां पे बीजेपी की बढ़त नजर आती है। वहीं पे 37 ऐसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस प्लस यानी इंडी अलायंस की बढ़त आती है। अब वोटों में हमने देख लिया वोट शेयर क्या है। बीजेपी का मैंने सिर्फ बताया क्योंकि कांग्रेस और इनका बात करने का मतलब नहीं। अगर अकेले एनडीए 44% तक जा रही है तो टोटल 372 एनडीए यानी बीजेपी प्लस 372, दिस विल बी अ हिस्टोरिक अगर ये होता है तो। वहीं पे एनडीए 128। लेकिन इसमें कांग्रेस का मैं मार्क बता दूं, कांग्रेस 45 से लेकर के 50 सीट तक ही जा पा रही है। यानी कांग्रेस तीसरी बार होगा जो प्रमुख विपक्षी दल भी नहीं बनेगी। तो ये रहा 2024 का हमारा पहला ओपिनियन पोल। जनवरी महीने के अंत से आप मुझे देश के अलग अलग कोने में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए पाएंगे। तो द अभिषेक तिवारी शो को अगर आप आर्थिक रूप से सहयोग देना चाहते हैं हमारी छोटी सी टीम को, एटीएस टीम को, तो यही वक्त है क्योंकि हमें आपके आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। पेटीएम कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, उसका नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है, चल रहा है, आप वहां कर सकते हैं। और ज्वाइन बटन ले सकते हैं। ज्वाइन बटन लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। और 2024 की रियल ग्राउंड रिपोर्टिंग निष्पक्ष करूंगा, बहस नहीं करूंगा, चाहे वो बीजेपी के फेवर में सुनाएगा या आरजेडी के फेवर में या कांग्रेस के फेवर में, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अनएडिटेड वीडियो चलाने वाला हूं ताकि आपको यह समझ में आए कि लोकसभा में जो ये ओपिनियन पोल मैं दे रहा हूं ये क्यों दे रहा हूं और किस लिए दे रहा हूं। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।